नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। पुलिस कमिश्नरेट को लागू हुए अब 6 महीने का समय हो चुका है और इस 6 महीने में कानपुर को हाईटेक सिटी बनाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहां एक और 2022 का चुनाव सिर पर है, तो वहीं कानपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 30 सितंबर को चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज सीएम योगी ने शहर के डीएवी ग्राउंड से जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं 16,000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया और इसके लिए एक विशाल मंच का निर्माण किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 556 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया। इसे चुनाव की दृष्टि से भी बहुत अहम माना जा रहा है। कानपुर में आज गुरुवार को फूलबाग डीएवी मैदान में 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंखनाद कर दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच आज 6वें दिन भी जारी रही। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से सीबीआई ने आज भी पूछताछ की। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में सीबीआई के अधिकारियों ने कल भी 8 घंटे की पूछताछ की थी। आनंद गिरी को सीबीआई की एक टीम बुधवार को हरिद्वार ले गई है और सीबीआई हरिद्वार कनेक्शन को तलाश रही है। सीबीआई की अब तक की पूछताछ में उसे कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। कल सीबीआई ने 3 सेवादारों से भी पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी। इस मामले में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सीबीआई चार्जशीट में अन्य आरोपियों के नाम शामिल करेगी। आरोपियों पर धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। अगर सीबीआई ठोस सबूत जुटा लेती है तो आरोपियों को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब तक मिले क्लू के आधार पर सीबीआई कड़ियां जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। सीआईडी आद्य प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मठ और मंदिर भी ले जा सकती है। सीबीआई की टीम आज भी श्री मठ बाघंबरी गद्दी में जांच पड़ताल करने पहुंची। रावण का ससुराल कहे जाने वाले मेरठ में इस बार बेहद हाईटेक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि रामलीला उसी स्थान पर होगी जहां के बारे में मान्यता है कि कभी रावण और मंदोदरी इसी स्थान पर मिले थे। मान्यता है कि पहले इस स्थान पर तालाब हुआ करता था जहां मंदोदरी आया करती थी और कुछ ही दूरी पर स्थित बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर में वो पूजन अर्चन के लिए आया करती थी। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पवन गर्ग का कहना है कि इस बार 120 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। रावण का दहन तो हाईटेक तरीके से होगा ही, रामलीला के मंचन में भी इंटरनेशनल कलाकार शिरकत करेंगे। भैंसाली मैदान में आगामी 6 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा और इस बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ साथ कोरोना का भी दहन होगा। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर का कहना है कि इस बार रावण ऐसे ठास करता हुआ नजर आएगा जो शायद इससे पहले कभी नजर आया होगा। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर पिछले 40 साल से इसी कामकाज में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलीला के मंचन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल का रामलीला कमेटी के लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं। मेरठ में यूं तो हर वर्ष कुछ खास अंदाज में रामलीला और रावण दहन का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार हाईटेक तैयारी है। उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा के 1451 किसानों के नाम आबादी की लीज बैक की अनुमति दे दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक शीघ्र करने के लिए प्रक्रिया तेज करनी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने भूलेख विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के लिए शासन से अनुमति मिल गई है उनके नाम लीज बैक शीघ्र शुरू कर दी जाए। लीज बैक में गड़बड़ी की शिकायत पर शासन से एसआईटी जांच शुरू हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने 1451 किसानों के पक्ष में आबादी की लीज बैक करने की अनुमति ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दी है। ये किसान लंबे समय से प्राधिकरण से आबादी की लीज बैक करने की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से किसानों के लिए सकारात्मक तरीके से पैरवी की गई, जिस पर शासन ने अब अनुमति दे दी है और फिलहाल 1451 किसानों के नाम लीज बैक की जाएगी। शेष 533 किसानों के मूल निवास पर एसआईटी ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद शासन से इन किसानों के लिए भी फैसला हो जाने की उम्मीद है। वहीं शासन से अनुमति मिलते ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लीज बैक की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी को लेकर अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद 9 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करने को हरी झंडी दिखाई है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कर सकती हैं। खबरों की माने तो कांग्रेस लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा करने जा रही है। अपने 5 दिवसीय यूपी के दौरे में प्रियंका गांधी तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी कार्यकर्ताओं, नेताओं और तमाम लोगों से विचार विमर्श कर रही हैं। प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत वाराणसी से कर सकती हैं। प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए लोगों से संवाद की भी कोशिश रहेगी। 12,000 किलोमीटर की इस प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान
प्रियंका गांधी वाराणसी के अलावा मेरठ, गाजियाबाद जैसे शहरों की भी यात्रा में शामिल हो सकती हैं। गांव कस्बों से होते हुए प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा लोगों की नब्ज टटोलेगी और इसके बाद 10 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण इलाकों से प्रतिज्ञा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। 5 जगह पर कांग्रेस के 5 बड़े नेता इस प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 जगह से यह यात्रा 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस लंबे सफर में लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने और विधानसभा चुनावों से टिकटों के वितरण को लेकर के लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप लगभग तैयार हो चुका है और 9 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जनता को फ्री बिजली देने का भी इशारा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा वाले सब स्टेशन तो नहीं बनवा पाए, इसलिए बिजली महंगी कर दी। समाजवादी सरकार बनी तो बिजली सस्ती होगी, हो सकता है कि बिजली फ्री भी कर दी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सपा आगामी चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी। सभी दलों के साथ रास्ते खोल दिए गए हैं। बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत और रणनीति से चुनाव लड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने साधु संतों की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में करीब 40 साधु संतों की हत्या हुई है। अब जब योगी की सरकार में साधु संत सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल समझा जा सकता है। वहीं किसानों की बदहाली के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनाओ, किसानों की खुशहाली लौट आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।